हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग जो है यूजी के जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पेपर है उसका सलूशन करने जा रहे हैं। अब जिसे इकोनॉमिक्स आगे परस्यू करनी है उसके लिए भाई मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे में ये ऑप्शंस होते हैं कि हम लोग थॉट या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में से कुछ भी कर सकते हैं, बट हम जब मास्टर्स में जाते हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आगे कुछ भी करते हैं तो हमें ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। तो यूजी में कई सारे बच्चे जो थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। तो इसलिए उनके लिए जो है मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। आज मैं इसका पेपर सॉल्व करूँगी, ठीक। तो इसमें सिर्फ हम लोग अभी जो आज के लिए करेंगे वो जो ऑप्शंस वाले होते हैं वो चीज़ मैं कोशिश करूँगी कि इसको सॉल्व करूँ, समझा भी सकूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आपको मैथमेटिकल परस्यू करना चाहिए। ऑब्वियसली परस्यू करना चाहिए अगर आप जो है फ्यूचर में इकोनॉमिक्स में अपना स्कोप बनाना चाहते हो, ओके। तो पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 2022-23 का पेपर मेरे पास है क्योंकि अनसॉल्व मुझे यही मिला, ठीक है। तो अभी तो मेरे पास जो रीसेंट पेपर्स हैं उनका कुछ भी है नहीं, तो इसलिए मैं उनको नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ। तो जहाँ से मुझे अवेलेबल मैं वहीं से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो पाए, ठीक। तो हम चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो मैट्रिसेस के चैप्टर का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें क्या करना है, a प्लस बी का हमें आंसर करना है, ठीक है। a प्लस बी कैसे करते हैं, 4 3 मैट्रिक्स के हमारे क्या होते हैं, जैसे 4 है, 3 है, 7 है, 1 है, इसको प्लस कर देना है, बस नॉर्मली हमारा आंसर आ गया। एंड ये हमारा सेकेंड वाला आंसर होगा। अब मैं आपको मैट्रिक्स के कुछ थोड़ा मल्टीप्लिकेशन बता देती हूँ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। होता क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ इक्वल टू क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़, ठीक है। ये चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए ये हमारा जो होता है ऊपर से ऐसे जो लाइन गई है वो हमारा क्या होता है, कॉलम होता है, और जैसे हॉरिजॉन्टल जो जाती है वो हमारी रो होती है। तो इसमें हमारा रो इंटू कॉलम ही लिखते हैं, कॉलम इंटू रो मत लिखिएगा। तो रो कितना है, 1 2, तो 2 रोज़, और कॉलम कितना है, 1 2, तो 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कितने रोज़ हैं, 1 2 और कॉलम 2, ठीक है। तो हम जो सा देख सकते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ है, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, फिजिबल है क्या, मल्टीप्लिकेशन के लिए, तभी मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन अप्लाई होगी। अगर ये चीज़ कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता है मैट्रिसेस में। अब इसका मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, ठीक है, रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो इनटू कॉलम करना पड़ता है आपको, ठीक है, वरना कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले ये वाला रो है, इस रो को आप इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ रहा है। तो ये 4 है और ये 3 है, तो 4 इंटू 3, ठीक है। फिर 7 है और ये 7 है, तो 7 इंटू 7। फिर ये सेकेंड रो इंटू कॉलम और फिर सेकेंड कॉलम, तो 5 इंटू यहाँ पे 1 था, एंड देन 2 इंटू 6। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 7 7 ज़ा 49, 5 7 ज़ा 5 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो कह रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो मैक्सिमा और मिनिमा के चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्सिमा, मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, तो इसमें आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन बहुत बेसिक से आनी चाहिए, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल का डिफरेंशिएशन। अभी के लेवल पे तो फ़िलहाल डिफरेंशिएशन होता क्या है पहले मैं तो ये बता देती हूँ। मान लो ये है हमारा 2 का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ओके। तो होगा क्या कि ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो 2 है इसमें से 1 क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 2 में से 1 जाए, 1 बचा, और ये 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है।
तो डिफरेंशिएशन, ये तो पहला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया डिफरेंशिएशन का, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग क्या कह सकते हैं, dy/dx भी बोल सकते हैं, और इसी चीज़ को f-x भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब मान लो कोई इक्वेशन होती, तो समझ लो मान लो x² है, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2 और x हो जाएगा। x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3, और 3 में से 1 जाए कितना बचेगा, 3 में से 1 जाए तो हमारा 2 बच जाएगा। तो ये तो मान लो हमारा क्या हो गया, f-x हो गया, या फिर dy/dx हो गया, ठीक। अब इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो उसे हम डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे कि अब मान लो 3x² जो हमारा आंसर आया है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, तो ये जो 2 है वो फ्रंट में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 2 × 3x, और इस 2 में से 1 माइनस होता है डिफरेंशिएशन में, तो ये 2 - 1 हो जाएगा, तो 2 × 3 = 6, और ये हमारा x2 - 1 1। तो ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन f"x आ गया, या फिर d²y/dx² भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा जगह कम पड़ गया, कंफ्यूज मत होना। तो ये चीज़ है हमारी, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे सिंगल डिफरेंशिएशन होता है तो dy/dx कहते हैं, और जो डबल डिफरेंशिएशन होता है उसे d²y/dx² कहते हैं, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम मिनिमम में कंडीशंस क्या होती है कि सबसे पहला तो हमारा 0 के इक्वल होता है, जो पहला हमने डेरिवेशन निकाल लो, मान लो हमारा ये क्या था, ये था ना x³ था, ठीक है। तो x³ था, तो इसका जो पहला हमने डेरिवेशन निकाला dy/dx, ठीक है, तो ये हमारा आया 3x², ये 0 के इक्वल होना चाहिए, ये तो कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब इसमें सेकेंड कंडीशन पे हमें ध्यान देनी है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, ठीक है, f" या फिर d²y/dx² पे ध्यान देना है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, मान लो अगर हमने इसमें निकाला d²y/dx², जो कि आएगा कितना, 2 × 3 = 6, और x में से 2 जाए, x2 में से 1 जाए 1, तो 6x आ गया, ठीक है। अब x की कुछ वैल्यू दी होती है क्वेश्चन में, तो हम उसको पुट करेंगे, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हमारा क्या है, मिनिमा की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, मिनिमा की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, और इस केस में ये चीज़ कॉनकेव अपवर्ड रहेगी और कॉन्वेक्स डाउनवर्ड होगा, उल्टा हो जाएगा एक केस में। दूसरे केस में अगर ये लेस देन 0 है तो मैक्सिमा होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, कॉन्वेक्स अपवर्ड होगा, ठीक है। और जब ये इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो उससे ही हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ जाएगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट होती है ऐसे जा रहा है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। और ये कॉनकेव अपवर्ड जो है हमारा, मान लो अगर ऐसे कॉनकेव अपवर्ड होता हमारा ऐसे, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, मिनिमा हो जाती है, क्योंकि ये सब मिनिमम वैल्यू है एंड देन ऊपर जा रही है, तो इस तरीके से उसका शेप बनता है, ठीक। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये 0 किस में दिया है, ये वाला, ठीक है। समझ में आया। तो ये चीज़ है, सॉरी ये कांस्टेंट वगैरह वाला नहीं, ये वाला आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे ध्यान दे रहे थे, तो ये चीज़। अब हमारा होता है कि थर्ड क्वेश्चन दिया है कि द कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। एक हमारी जो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होती है, होमोजीनियस प्रोडक्शन होती है, डिग्री 1 की हो सकती है, ठीक है। तो ये इसमें हमारा आंसर जो होगा ये डिग्री 1 होगा, ठीक है। कब होता है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, क्या होता है, देखो प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब होता है कि इनपुट कितना लग रहा है, आउटपुट उस इनपुट से कितना आउटपुट जनरेट होता है, तो उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। कि प्रोडक्शन के लिए हमें कितने इनपुट्स की ज़रूरत हो रही है, ठीक है, उससे आउटपुट कितना आ रहा है, ठीक है। तो कॉप डगलस नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया था, ठीक है, तो जिसे AL अल्फ़ा K बीटा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब होता है कि मान लो ये इनपुट है Q, इसको तुमने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, और इसे भी तब लैम्डा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, AL अल्फ़ा K बीटा, ठीक है। जब हम लोग इन सबको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये लैम्डा बाहर आ जाएगा, और ये चीज़ सेम यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगी, और हमारा ये Q, तो ये चीज़ हमारा सेम ऐसे ही बाहर आ जाएगा, यानी लैम्डा फैक्टर आउट हो जाता है, यानी
लैम्डा का मतलब कोई भी कांस्टेंट किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो वो बाहर आ जाता है, ठीक है। और इसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा, लेस देन 1 होगी तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये हमारा होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है जो कि हमें क्या दे रहा है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एकदम डिटेल में समझाऊं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा बिलो, ठीक है। मैं पूरा ये जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का आपका सिलेबस कवर करा के डिटेल में सारी चीज़ें आपको समझा दूँगी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, जो कि है इलास्टिसिटी से, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी हमें बतानी है इसमें। तो हमें देखो दिया है क्या, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में जो दिया है हमें कह रहा है कि डिमांड फंक्शन Q इज इक्वल टू 200 अपॉन पी, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट P इज इक्वल टू 10 शैल भी क्या होनी चाहिए। हमें दो चीज़ दी है, एक तो Q इज इक्वल टू 200 अपॉन पी दिया है और दूसरा प्राइस दिया है। तो सबसे पहले क्वांटिटी की वैल्यू निकाल लेंगे, P की जगह 10 रखेंगे एंड क्वांटिटी हमारी 20 आ जाएगी। अब हमें इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पता है DQ अपॉन DP इंटू P अपॉन Q। ये DQ बाई DP क्या होता है, हमारा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो Q इज इक्वल, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे Q को विथ रिस्पेक्ट टू P। तो अब 200 बाई P दिया है हमारा, ठीक है। अब P पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, जब 200 है ये P जो है हम ऊपर भेज देंगे, ठीक है। तो वो -1 में आ जाएगा, ओके। अब होगा क्या, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे Q को विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। अब प्राइस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो -1 है वो आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 200 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ में है -1, ठीक है। फिर -1, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था ना कि जब 2 का स्क्वायर 2 है तो इसमें -1 होता है, तो वैसे ही -1 था तो इसमें हमने -1 कर दिया, ठीक है। -200 P -1 -2 आ गया, तो DQ बाई TP हमने निकाल लिया। अब ये जो P -2 है हमने क्या किया, इसको कि नीचे भेज दिया, तो माइनस में है तो नीचे आया तो ये प्लस में हो गया। अब इसी सेम फॉर्मूला में लगा दिया, DQ बाई DP हमने निकाल लिया था, ये जो DQ बाई DP है ये हमने निकाल लिया था और इसको यहाँ पे रख दिया। और P की वैल्यू हमारी जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई थी 10 और Q की वैल्यू 20 हमने निकाली हुई थी, तो 10 और 20 एंड देन इसको सॉल्व करा, हमारा -1 आ गया, ठीक है। P की जगह पे हमने यहाँ पे 10 रखा है, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी हमारी -1 हो गई, -1 ऑलरेडी लगता है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई के इन्वर्स रिलेशन को दिखाने के लिए इतना तो जानते हैं, ठीक। तो ये जो चीज़ है वो यूनिट इलास्टिक दिखाती है। यूनिट इलास्टिक का क्या मतलब है कि अगर 1% चेंज होगा प्राइस में तो उसकी वजह से 1% चेंज हमारी क्वांटिटी डिमांड में भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिटी आया है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि हॉकिंस-साइमन कंडीशन क्या शो करती है, ठीक है। तो हॉकिंस-साइमन कंडीशन जो है हमारा क्या शो करती है, वायबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी वायबल है कि नहीं है। मतलब देखो हॉकिंस-साइमन कंडीशंस जो है इनपुट आउटपुट के केस में यूज़ की जाती है। तो ये शो करने के लिए कि जो हमारा आउटपुट है वो नेगेटिव नहीं है, बिकॉज आउटपुट आपका नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। आउटपुट 0 हो सकता है बट नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। तो इसी को शो करने के लिए हॉकिंस-साइमन की कंडीशंस को फॉलो करना होता है। ये भी मैट्रिसेस का ये भी चीज़ें हमारे उसके पार्ट हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट लियोनटिफ मॉडल के, और इसे आपको पढ़ना है तो आप बता सकते हैं, मैं एकदम ब्रॉडली आपको पढ़ा दूँगी अच्छे से। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ कार्ड दैट वाज रेड और ब्लैक फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि पैक ऑफ 52 कार्ड में रेड और ब्लैक टिक करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ़ रेड कार्ड्स 26 होते हैं, कैसे 30 हर्ट में होते हैं एंड 13 डायमंड में होते हैं। इस तरीके से ब्लैक कार्ड भी होते हैं, 26 होते हैं 13 स्पेड्स में, 13 क्लब्स में। इन दोनों को जोड़ दिया हमने और हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ़ अकरिंग इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स। तो मतलब ये अकर कितना हुआ, नंबर ऑफ़ रेड और ब्लैक कार्ड्स टोटल मिला के हमारा 52 हुआ और टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स 52 होते हैं कार्ड्स में, और हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1। अब इसकी जो ये सारे सोल्यूशंस है इसे भी मैं कराऊँगी, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं पूरा सिलेबस भी कवर करा दूँगी, ठीक। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।